हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में मैं बहुत ही रोमांचक सा टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं। आज के इस वीडियो में हम GSAT 7B के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी इसके बारे में थोड़ा बहुत जान चुके होंगे अब तक। हाल ही में ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसे प्रोक्योर करने का अप्रूवल दिया हुआ है। उन सभी के बारे में इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अपार्ट फ्रॉम दिस और भी कोई डेडिकेटेड फुल फ्लेज्ड मिलिट्री यूज के लिए हमारे पास सैटेलाइट्स कौन से अवेलेबल हैं और वो कब लॉन्च किए गए थे और उनके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज्ड ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है और एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी भी चीज की जरूरत हो आपको यहां पर मिल जाएगी, तो जरूर जाकर चेकआउट कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी ने न्यूज़पेपर्स वगैरह में फॉलो किया होगा कि हाल ही में ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो कि एज ऑफ नाउ इंडिया में डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो कि खुद डिफेंस मिनिस्टर ही हेड करते हैं, तो उन्होंने इस फुल फ्लेज्ड सैटेलाइट को जो है वो प्रोक्योर करने का डिसीजन लिया हुआ है। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट मीडिया आउटलेट्स वगैरह में भी इस न्यूज को पूरी तरीके से कवरेज किया गया था। तो जानने की कोशिश करेंगे कि अपार्ट फ्रॉम सैटेलाइट GSAT 7B क्या और भी कुछ प्रोक्योर करने का डिसीजन वगैरह लिया गया, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली चीज, यस, हाल ही में ही जैसा कि हमने देखा कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो कि खुद राजनाथ सिंह जी, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो कि वो हेड करते हैं, यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट से डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड और तीनों आर्म्ड फोर्सेस के चीफ्स भी यहाँ पर हमें मेंबर्स देखने को मिलते हैं और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी इसके मेंबर हैं, जो कि हाल ही में बिपिन रावत जी की मौत हुई थी, तो बिकॉज ऑफ दैट अभी वो पोजीशन वेकेंट है। तो हाल ही में इन्होंने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक फुल फ्लेज्ड डिसीजन लिया हुआ था और राजनाथ सिंह जी ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, यानी कि मैं अगर बताऊं तो एक पॉलिटिकल डिसीजन आप देख सकते हैं, यानी कि एक पॉलिटिकल अग्रीमेंट या फिर एक पॉलिटिकल साइड से जो अप्रूवल हमें मिलता है, जो कि डिफेंस फोर्सेस के लिए जो हम प्रोक्योर करते हैं, वो राजनाथ सिंह जी ने इसे ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है। तो एज ऑफ दैट एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अब हम GSAT 7B, जो कि एक इंडिजीनियसली डिजाइंड और डेवलप्ड सैटेलाइट होगा खासकर इंडियन आर्मी के लिए, क्योंकि इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए ऑलरेडी इस तरीके के सैटेलाइट्स अवेलेबल हैं। यस, आपने बिल्कुल सही सुना कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए ऑलरेडी इस तरीके के सैटेलाइट्स हैं। तो फुल फ्लेज्ड इंडियन आर्मी के लिए ये पहला सच सैटेलाइट होगा। तो ये जो है प्रोक्योरमेंट के पूरे टोटलिंग्स पूरे लगभग 8,357 करोड़ के आसपास किए गए हैं। तो स्पेसिफिकली इसमें अपार्ट फ्रॉम GSAT 7B सैटेलाइट हमें और भी चंद इंपॉर्टेंट प्रोक्योरमेंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि नाइट साइट इमेज इंटेंसिफायर, आप यहाँ पर इमेज भी देख सकते हैं। ज्यादातर नाइट टाइम्स कॉम्बैट्स वगैरह में और हमें सर्वेलेंस के लिए भी इसमें बहुत ही मदद हो जाएगी। और लाइट व्हीकल G8 4x4 और एयर डिफेंस फायर कंट्रोल राडार, जो कि लाइट है, ये सभी जो है स्पेसिफिकली हम प्रोक्योर करने जाएंगे थ्रू दिस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कि आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात, तो उसी के चलते हुए 2018 में जो हमने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंसी का जो इनिशिएटिव हमने लाया हुआ था आईडेक्स स्टार्टअप के तहत, जहां पर हम स्टार्टअप्स को पुश करेंगे डिफेंस सेक्टर में, तो वहां पर भी पैसे लगाने की बात की गई थी और एमएसएमई सेक्टर में भी लगभग 380.43 करोड़ के आसपास जो है वो पैसा लगाकर प्रोक्योर किया जाएगा। तो एक बहुत ही मेजर सा डिसीजन यहां पर लिया गया है। तो आइए सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज जो कि इस प्रोक्योरमेंट के एप्लीकेशन में या फिर इस प्रोक्योरमेंट के अप्रूवल में की दी गई थी, दैट इज GSAT 7B सैटेलाइट। देखिए, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या सर ये कोई स्पाई सैटेलाइट है, जैसा कि हमने फरवरी में लॉन्च किया हुआ था DRDO ने, दैट इज सिंधु नेत्रा। तो बिल्कुल भी गलत। देखिए, जो DRDO ने हाल ही में ही फरवरी में जो लॉन्च किया हुआ था सिंधु नेत्रा, वो फुल फ्लेज्ड सर्वेलेंस के लिए ही, जो कि इंडियन ओशन रीजन में करेगा। लेकिन यहाँ पर GSAT 7B जो है वो अपार्ट फ्रॉम सर्वेलेंस वो हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को भी बढ़ाएगा और सबसे इंपॉर्टेंटली हमारी कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज को, हमारी इंडियन आर्मी के कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा, क्योंकि इससे पहले कई बार जो है हम इवन फॉरेन सैटेलाइट्स पर भी डिपेंड करते थे, यानी कि वो सही तौर पर हमें आत्मनिर्भर बनाएगा। सेल्फ डिपेंडेंसी यहां पर हमें ज्यादातर देखने को मिलेगी। सो बहुत ही फर्क है इन दोनों के बीच। तो आइए GSAT 7B के बारे में जानने के पहले हम दरअसल GSAT 7 सीरीज के बारे में जानते हैं। तो स्पेसिफिकली GSAT 7 सीरीज के सैटेलाइट्स जो हैं वो इसरो ने ही लॉन्च किए हुए हैं और हमारे खासकर मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की ही एक सीरीज है। तो इसमें सबसे पहला जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था वो सितंबर 2030 को था, दैट इज GSAT 7। इसे दरअसल INSAT
GSAT-4A भी कहा जाता है और ये एक मल्टी ब्रांड मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, यानी कि स्पेसिफिकली मिलिट्री कम्युनिकेशंस के लिए ही बनाया गया है और ये मल्टी बैंडविड्थ में भी काम करता है। जैसे कि हम देखते हैं कू विड्थ या फिर सी विड्थ, इस तरीके के अलग अलग मल्टी बैंड्स में भी ये काम करता है और स्पेसिफिकली इसरो ने ही इसे डेवलप किया हुआ था। और ये GSAT-7 की खासियत यह है कि ये फुल फ्लेज्ड इस स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल जो है वो इंडियन नेवी ही करेगी और ये सिंस 2013 ऑपरेशनल है। और एक और बात आप याद रख लीजिएगा, और ये जो सभी जितने भी GSAT के सीरीज के सैटेलाइट्स हैं वो सभी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च किए जा रहे हैं, इवन अलॉन्ग विद द GSAT-7 भी अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो दोनों के बीच बस इतना सा फर्क है कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है वो एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर ही होता है और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जैसा कि आप देखते हैं वो थोड़ा बहुत टिल्टेड है, एक्सिस के हिसाब से वो थोड़ा बहुत टिल्टेड है और दोनों कहीं ना कहीं लगभग 36,000 किलोमीटर्स के आसपास की डिस्टेंस में जो है इन द स्पेस उन्हें रिलीज किया जाएगा। तो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस उस टाइम फ्रेम में माना जा रहा था, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे इंडियन नेवी जो थी वो स्पेसिफिकली ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो कि इनमार सैट है उस पर ज्यादातर उसके सैटेलाइट्स पर डिपेंड करती थी अपनी कम्युनिकेशन के लिए। तो जाहिर सी बात है कि कितनी भी प्राइवेसी वो लोग क्यों ना अफोर्ड करें, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं फॉरेन के अंडर ही होगा। तो डिफेंस एक्सपर्ट्स का यही कहना था कि ये सैटेलाइट जो है वो इंडियन नेवी को उसके ब्लू वाटर्स की कैपेबिलिटीज पर और बढ़ाने की कोशिश करेगी, यानी कि वो पुश देगी और साथ ही साथ फॉरेन सैटेलाइट्स पर जो हमारा ज्यादातर रिलायमेंट रहा हुआ करता था, रिलाय होना, वो पूरी तरीके से कम हो जाएगा, क्योंकि अभी स्पेसिफिकली इंडियन नेवी जो है वो इसी GSAT-7 को इस्तेमाल करती है। और हाल ही में न्यूज भी आया हुआ था कि फुल फ्लेज्ड एक और इसका एडवांस मॉडल जो कि GSAT-7R है उसके लिए भी जो है स्पेसिफिकली ऑर्डर दिया गया है। तो GSAT-7 को हम दरअसल रुक्मिणी भी कहते हैं और ये सैटेलाइट जो है स्पेसिफिकली 30 अगस्त 2013 को लॉन्च किया गया था और सितंबर 2013 से फुल फ्लेज्ड ऑपरेशनलाइज हुआ था। और इसे लॉन्च करने स्पेसिफिकली जो है वो अरियाना 5 ECA रॉकेट जो है उसका इस्तेमाल हमने किया हुआ था। फ्रेंच गुनिया यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राजील के ऊपर है, फ्रेंच का ही एक टेरिटरी है, तो स्पेसिफिकली वहां से इसे लॉन्च किया गया था। तो द सैटेलाइट्स जो है ये जो GSAT-7 सैटेलाइट है वो नेवी की वॉरशिप्ड एयरक्राफ्ट सबमराइन्स एंड लैंड बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम को रियल टाइम में कनेक्टिविटी देता है, यानी कि फुल फ्लेज्ड किसी भी तरीके का आउटसाइड इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं होगा। फुल फ्लेज्ड GSAT-7 जो है वो इंडियन नेवी ही ऑपरेट करता है। तो इसका और थोड़ा बहुत एडवांस्ड वर्जन जो था GSAT-7A लॉन्च किया गया था और ये स्पेसिफिकली इंडियन एयरफोर्स के लिए था। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी की गई थी कि 30% इसकी कैपेसिटी जो है वो इंडियन आर्मी भी इस्तेमाल करेगी। तो इसे भी सेकेंड लॉन्च जो किया गया था GSAT-7A का वो इसरो ने ही किया हुआ था 19 दिसंबर को GSLV F11 की मदद से। और ये एक एडवांस मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो प्राइमरीली 70% इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करेगा और 30% जो है इंडियन आर्मी इसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन अब जो कि GSAT-7B की हम बात कर तो फुल फ्लेज्ड वो आर्मी के लिए ही डेडिकेट किया जाएगा। तो GSAT-7A को हम इंडियन एंग्री बर्ड भी कहते हैं। लगभग 2250 केजीज के आसपास इसका वेट था और ये फुल फ्लेज्ड इंडिजीनियसली डेवलप्ड था और सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही इसे लॉन्च किया गया था। ये एक 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल था जो कि 51 मीटर टॉल था इसका हाइट और लिफ्ट ऑफ मास जो इसका था वो 421 टन के आसपास था और फुल फ्लेज्ड इंडियन इंडिजीनियसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक स्टेजेस का इस्तेमाल करके ही इसे लॉन्च किया गया था। एंड नाउ जिसकी अब हम बात कर रहे हैं द रियल हीरो GSAT-7B जो है ये फुल फ्लेज्ड इंडियन आर्मी के लिए ही डेडिकेट किया जाएगा। जो भी हमने देखा कि 8,300 करोड़ के आसपास जितना भी अमाउंट रिलीज किया गया उसमें से 4,635 करोड़ स्पेसिफिकली इसी GSAT-7B सैटेलाइट के लिए ही रखा गया है। तो दिस इज द रीजन व्हाई इट हैज बीन मेकिंग इन द न्यूज रिसेंटली। और स्पेसिफिकली इस सैटेलाइट के जो है वो 2 यूनिट होंगे, एक तो स्पेस में ऑपरेशनलाइज होगा और दूसरा ग्राउंड में भी ऑपरेशनलाइज होगा। और ये लॉन्च जो है स्पेसिफिकली जैसे कि डिफेंस एक्सपर्ट्स बताते हैं हमें यही पता चला है कि सबसे इंपॉर्टेंट बूस्ट जो है ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो है हमारी फोर्स की वो इन्वेंट्री में बढ़ जाएंगे और इनकी एफिशिएंसी भी बहुत जबरदस्त से बढ़ जाएगी। हम कई बार देखते हैं कि बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं इजराइल जैसे कंट्री का हम एग्जांपल देते हैं कि वो अपने सोल्जर्स को वॉर फ्रंट पे भी नहीं भेजते, जरूरत पड़ने पर वो ऑफिस रूम्स में बैठकर ही अपने ड्रोन्स के इस्तेमाल से वॉर को जाते हैं। तो क्या इंडिया इस तरीके का फीट अचीव नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का ही है, क्योंकि ज्यादातर जितने भी अभी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ग्राउंड स्टेशन से ही यूज किए जाते हैं, यानी कि यूजुअली लाइन ऑफ साइट तक ही होता है, यानी कि जब तक आपको वो एरियल व्हीकल दिख रहा है तो वहीं तक ही आप उसे मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली अगर कोई दूसरा अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी अगर आपको लॉन्च करना पड़ता था तो ये दोनों इन टैंडम वर्क करते थे, यानी कि जो पहला वाला लॉन्च किया गया था उसकी मदद से हम दूसरे वाले UAV को इस्तेमाल किया करते थे या फिर
उसे वहां से हम मैनेज करते थे। तो इस तरीके के कई प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं। लेकिन अभी जो कि GSAT-7 भी लॉन्च किया जाएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज यहाँ पर रेवोल्यूशनरी चीज यही हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि आईसाइट के पास ड्रोन या फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो या ना हो, फिर भी हम इस सैटेलाइट की मदद से उन सभी को इजीली जो है वो मैनेज कर सकते हैं। बैठे जगह ही हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो किस लिए इस डिसीजन का हमें इंपॉर्टेंस एज ऑफ नाउ पता चल रहा है, या फिर किस लिए जो है कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चलो ये डिसीजन बहुत ही अच्छा था लेकिन पहले ही हमें लेना चाहिए था, देर आए दुरुस्त आए, इस तरीके से बातें जो हो रही थी। क्योंकि ऑलरेडी चाइना, आप सभी को पता है, जब से गलवान का क्लैश ऑफ हुआ है और स्पेसिफिकली जो कि कंसिस्टेंट थ्रेट हमें कहीं ना कहीं बॉर्डर एरियाज में देखने को मिलता है, तो नॉट जस्ट इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, हमें इंडियन आर्मी के लिए भी स्पेसिफिकली इस तरीके के सर्वेलेंस के और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो केपेबल सैटेलाइट्स हैं वो फुल फ्लेज्ड लॉन्च करने की बहुत ही जरूरत थी। क्योंकि चाइना की जब हम बात करते हैं तो वो ऑलरेडी बहुत ही पावरफुल पोजीशन जो है वो स्पेस डोमेन में होल्ड करता है, बहुत ही हेवीली अपने वो स्पेस प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट कर रहा है, और लगभग कई रिपोर्ट्स की तो माने तो 300 के आसपास या फिर 300 से भी ज्यादा ऑपरेशनल इस तरीके के सैटेलाइट जो है वो ड्रैगन के पास है, यानी कि चाइना के पास ऑलरेडी ऑपरेशनल इस तरीके के फुल फ्लेज्ड जो मिलिट्री के लिए काम करते हैं वो अवेलेबल हैं। तो इसे टैकल करने के लिए कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि GSAT-7B हमारी बहुत ही मदद कर सकता है। तो अपार्ट फ्रॉम GSAT-7 सीरीज, जैसे कि हमने देखा, क्या कोई दूसरे सैटेलाइट्स नहीं है क्या? यस, बिल्कुल ऑलरेडी हैं। कई पहले से ही लॉन्च हमने किए हुए थे। तो चंद इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट्स के बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहला लिस्ट में आता है टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट, TES इसे कहा जाता है। ये दरअसल इंडियन रिमोट सेंसिंग एंड फोटो रिकनाइसेंस सैटेलाइट है। रिकनाइसेंस यानी कि माना कि स्पेसिफिकली निगाह रखने के लिए, मिलिट्री कामों के लिए या फिर डिफेंस कामों के लिए। तो ये स्पेसिफिकली लॉन्च ही किया गया था एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स के वो रिमोट सेंसिंग के लिए और फोटो रिकनाइसेंस के लिए किया जाए, और ये 2001 में लॉन्च किया गया था PSLV C3 की मदद से, जो कि श्रीहरिकोटा में ही किया गया था। और यहां पर इसकी खासियत ये थी कि 2011 में जो कि 9/11 के अटैक्स हुए थे, तो वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत ही मदद इस टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट ने की हुई थी। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ इंडिया ही इकलौता ऐसा कंट्री था जिसके पास इस तरीके का एक सैटेलाइट था जो स्पेसिफिकली हाई इमेजरी जो थी, हाई क्वालिटी की इमेजरी, जो कि स्पेसिफिकली 1 मीटर रेजोल्यूशन इमेजेस जो है वो विद इन कमर्शियली प्रोवाइड करता था। तो यूएस को इससे बहुत ही मदद मिली हुई थी। तो दिस वाज वन फर्स्ट सच स्पेशलाइज्ड मिलिट्री सैटेलाइट हम कह सकते हैं। दूसरा हमने सीरीज लॉन्च किया हुआ था, कार्टोसैट सीरीज। इसके तहत भी कई हमने कार्टोसैट 1, कार्टोसैट 2, इस तरीके से कई इंपॉर्टेंट से लॉन्चेस भी हमने किए हुए थे। सबसे पहला मेड इन लॉन्च जो इस कार्टोसैट सीरीज का था वो 2005 में किया गया था, और दीज आर एक्चुअली अ सीरीज ऑफ इंडियन ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स, यानी कि स्पेसिफिकली अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए ही ये भेजे गए थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स ये अर्थ के रिसोर्सेस को मैनेज करने में मदद आता है, उन पर निगाह रखने में, मॉनिटर करने में, और डिफेंस सर्विसेज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया था। और ये इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम के तहत ही ये कार्टोसैट सीरीज के सैटेलाइट जितने भी थे वो सभी लॉन्च किए गए थे। और कार्टोसैट का सक्सेसर तो मैं नहीं कहूंगा, ऑन द सेम लाइंस हमने रीसैट भी लॉन्च किया हुआ था, राडार इमेजिंग सैटेलाइट्स। यहां पर भी हमें 4 इंपॉर्टेंट से इस तरीके के सैटेलाइट्स देखने को मिले हुए थे। मेड इन इनका लॉन्च जो था, सबसे पहला लॉन्च वो 2009 में हुआ था, और ये भी फुल फ्लेज्ड इंडियन राडार इमेजिंग रिकॉग्नाइजेंस सैटेलाइट्स हैं जो कि इसरो ने ही बिल्ड किए हुए थे। तो ये भी कहीं ना कहीं डिफेंस रिलेटेड, मिलिट्री रिलेटेड निगाह रखने के लिए ही ये बनाए गए थे। और अपार्ट फ्रॉम दैट फुल फ्लेज्ड ऑल वेदर सर्वेलेंस भी ये प्रोवाइड करता है सिंथेटिक अपर्चर रेडार्स के इस्तेमाल से। और ये सबसे पहला अर्थ ऑब्जर्वेटरी था जो कि इंडिया ने इंडिजिनियसली बिना किसी की मदद से बनाया हुआ था, और ये ऑल वेदर अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट था इसरो की तरफ से। एंड देन नेक्स्ट इन द लाइन कम्स हाईसिस या फिर हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट, जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था। ये भी एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट ही है जो कि हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंडिया के लिए, और एक बहुत ही लंबा वाइड इसका रेंज है बच्चों। एग्रीकल्चर में भी, फॉरेस्ट्री में भी, असेसमेंट ऑफ ज्योग्राफीज, कोस्टल रीजन्स हो या फिर कहीं पर भी माउंटेनियस टेरेन्स वगैरह हो, तो वहां पर भी असेसमेंट के लिए हमें ये हाई डेफिनेशन इमेजरी जो है वो प्रोवाइड करता है। एंड अलॉन्ग विद दैट डिसीजन ये भी लिया गया था कि इस इमेजरी की मदद जो है वो इंडियन डिफेंस फोर्सेस भी कर सकता है, यानी कि हाईसिस के जितने भी इंपॉर्टेंट सा डाटा है वो इंडियन डिफेंस फोर्सेस भी एक्सेस कर सकते हैं।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन द लाइन देयर कम्स माइक्रोसैट आर सैटेलाइट, जो कि फुल फ्लेज्ड डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट था। अब तक जितने भी हमने देखे, अपार्ट फ्रॉम बाकी के काम भी वो डिफेंस फोर्सेस की मदद करते थे, लेकिन माइक्रोसैट आर सैटेलाइट जो था वो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था, फुल फ्लेज्ड पहली बार मिलिट्री डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, और डीआरडीओ ने इसे मैन्युफैक्चर किया हुआ था और इसरो ने इसे लॉन्च किया हुआ था बच्चों। और 24 जनवरी 2019 को ये लॉन्च किया गया था। 760 केजीज के आसपास ये इमेजिंग सैटेलाइट था और पीएसएलवी C-44 रॉकेट की मदद से इसे लॉन्च किया गया था, यानी कि ये भी हाई लेवल हाई डेफिनेशन इमेजिंग सैटेलाइट था। और एमीसैट नेक्स्ट कम्स इन द लाइन, ये भी बहुत ही प्रोमिनेंट सा सैटेलाइट जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था। ये भी इंडियन रिकॉग्नाइजेंस सैटेलाइट ही है, जो कि डीआरडीओ के प्रोजेक्ट कौटिल्य के अंडर लॉन्च किया गया था। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डीआरडीओ बहुत ही एक्टिव था और कई इस तरीके के लॉन्चेस भी कर रहा था। तो अपार्ट फ्रॉम सिंधु नेत्रा भी जो हमने हाल ही में देखा, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो एमीसैट वाज वन सच व्हिच वाज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ अंडर द प्रोजेक्ट कौटिल्य, और ये पैकेज जो था स्पेसिफिकली स्पेस बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इंटेलिजेंस हमें प्रोवाइड करता है और खासकर रैडर डिटेक्टिंग के लिए बहुत ही मदद में आता है। हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सिचुएशनल अवेयरनेस को भी ये बढ़ाता है और एनिमी के राडार जहां कहीं पर भी हो वो इमीडिएटली लोकेट करके हमें इमीडिएटली उसका इंफॉर्मेशन दे देता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त सा इनिशिएटिव जो है वो 2019 में लिया गया था। एंड अभी हाल ही में ही फरवरी में जैसा कि हमने देखा, सिंधु नेत्रा फुल फ्लेज्ड, जो कि डीआरडीओ का एक इंडिया सर्वेलेंस कैपेबिलिटी और मॉनिटरिंग सपोर्ट को इंप्रूव करने के लिए जो लॉन्च किया गया था, जिसे स्पाई सैटेलाइट भी कहा जा रहा है। तो ये ऑफकोर्स ये सबसे हाल ही का एडिशन था और ये इंडियन ओशन रीजन में सबसे जबरदस्त से सर्विसेज हमें प्रोवाइड करेगा। और पीएसएलवी C-51 की मदद से इसे लॉन्च किया गया था बच्चों, और ये बहुत ही केपेबल है ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉरशिप एंड मर्चेंट शिप्स इन इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन रीजन में पूरी तरीके से एक निगाह रखेगा, हमें इमीडिएटली इंफॉर्मेशन देगा जो कोई भी वॉरशिप्स वहां पर होंगे, मर्चेंट शिप्स वगैरह होंगे। एंड नॉट जस्ट इंडियन ओशन रीजन, गल्फ ऑफ एडन और साउथ चाइना सी जैसे कंट्रोवर्शियल रीजन्स पर भी हम अब निगाह रख सकते हैं। तो ये थी चंद इंपॉर्टेंट सी चीजें जो आपको हाल ही में ही लिए गए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के डिसीजन से रिलेटेड जाननी थी, जीसैट सीरीज के बारे में और खासकर जीसैट 7 भी किस लिए क्रूशियल माना जाता है, इसके बारे में जानने थे। और बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट से मिलिट्री सैटेलाइट्स जो हमने ऑलरेडी सर्विसेज में रखे हुए हैं उनके बारे में जानने थे। तो आइए थोड़ा बहुत देखते हैं कि इससे रिलेटेड किस तरीके से रिव्यू क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। एंड ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज डिफेंस मिनिस्टर इटसेल्फ, राजनाथ सिंह जी जो के करंट डिफेंस मिनिस्टर हैं। फॉलोइंग सैटेलाइट इज आल्सो कॉल्ड एज रुक्मिनी, GSAT-7, GSAT-7A, GSAT-7B या GSAT-7R। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स GSAT-7 को हम रुक्मिनी की तरह भी नाम हमने रखा हुआ था। अगस्त 2013 को अरियाना 5 ECA रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था फ्रेंच गुनिया से, और सितंबर 2013 से ये फुल फ्लेज ऑपरेशनल था। और ऑफ कोर्स डैश इज द यूजर ऑफ GSAT-7 सैटेलाइट। कौन सा आर्म्ड फोर्सेस या फिर मिनिस्ट्री जो है वो इसका इस्तेमाल फुल फ्लेज करेगी? इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स इट इज इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ही इसका फुल फ्लेज इस्तेमाल कर रही है। Which of the following satellite is also called as Indian Angry Bird? GSAT-7, GSAT-7A, GSAT-7B या GSAT-7R? And the correct answer is of course GSAT-7A को हम इंडियन एंग्री बर्ड की तरह कहते हैं। 2250 किलोमीटर्स 2250 केजीज के आसपास इसका वेट है और सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया था और फुल फ्लेज्ड इंडिजीनियसली ही ये डेवलप्ड था। तो GSAT-7A सैटेलाइट का मेजर यूजर कौन है? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? एंड ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज इंडियन एयरफोर्स। मेजर क्योंकि 70% GSAT-7A का इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स करती है और 30% जो है इंडियन आर्मी करती है। इनमारसैट इज अ डैश सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, किस कंट्री का है? ब्रिटिश, फ्रेंच, अमेरिकन या जापानीज? क्योंकि पहले इंडियन नेवी इसी के सैटेलाइट्स पर डिपेंड करती थी, सो इट इज एक्चुअली अ ब्रिटिश। लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर्स है। रीसैट दैट इज राडार इमेजिंग सैटेलाइट सीरीज पहली बार कब लॉन्च किए गए थे, या फिर इनका मेड इन सैटेलाइट किस साल लॉन्च किया गया था? 2001, 2005, 2009 या 2012? द करेक्ट आंसर इज 2009। 2009 में पहली बार रीसैट सीरीज का सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किए गए थे। Which of the following will boost India's surveillance capability in Indian Ocean region? स्पेसिफिक इंडियन ओशन रीजन में हमारे सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। हाइसिस, सिंधु नेत्रा, कार्टोसैट या GSAT-R7? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स सिंधु नेत्रा, जो कि हाल ही में ही लॉन्च किया गया था फरवरी 2021 में, जो कि DRDO ने लॉन्च किया था इसे।
सिंधु नेत्रा जो है वो अलॉन्ग विथ इसरो किसने लॉन्च किया हुआ था? डीआरडीओ, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज डीआरडीओ ने इसे लॉन्च किया हुआ था। एमीसैट इंडियन रिकॉनाइजेंस सैटेलाइट अंडर डीआरडीओ किसके डीआरडीओ के प्रोजेक्ट के तहत जो है वो एमीसैट इंडियन रिकॉनाइजेंस सैटेलाइट लॉन्च किया गया था? प्रोजेक्ट आर्यभट्टा, प्रोजेक्ट कौटिल्य, प्रोजेक्ट रुक्मिणी या प्रोजेक्ट स्टील बर्ड? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट कौटिल्य के तहत जो है हमने ये इंडियन रिकॉनाइजेंस सैटेलाइट जो कि एमीसैट जो है वो लॉन्च किया हुआ था। तो ये थी चंद बातें जो आपको इस पूरे इशू के बारे में जाननी थी। तो वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप सभी को एक और बार बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। आप एक बार जाकर जरूर चेकआउट कर रहे हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में। अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की भी जरूरत हो आपको यहाँ पर मिल जाएगी और हर महीने एसएसबी इंटरव्यू के नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। तो बिफोर लिविंग दिस आर ऑल द कोर्सेस व्हिच वी प्रोवाइड, एनडीएस, ईडीएस, एफकेट, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी और भी कई कोर्सेस हैं बच्चों, आप एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड वॉरियर 10 इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। जय हिंद।